हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस इज सुरभि, वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो करंट अफेयर्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको ध्यान से आप लोग कवर अप कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन रहने वाला आज, बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट करके मैं इसको पढ़ाऊँगी। एक एक टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप लोगों ने प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट होगा, कोई कमी दिख रही है आपको वीडियो में, वीडियो लेक्चर में, कहीं आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप इसको क्रिटिसाइज़ ज़रूर कीजिएगा। आपको पूरा पूरा राइट है, ओके। तो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगी। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर उस डाउट को मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज का जो डे है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, नेशनल डॉक्टर्स डे। देखिए, डॉक्टर्स जो हैं कोविड-19 के ड्यूरेशन में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा किया गया डॉक्टर्स के द्वारा। कई डॉक्टर्स की जान भी चली गई, क्लियर, हम लोगों की हेल्प करते करते कोविड-19 के कारण। तो नेशनल डॉक्टर्स डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कोविड-19 के ड्यूरेशन में बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर्स के द्वारा अहम रोल अदा किया गया सोसाइटी में। उनके द्वारा हेल्प की गई लोगों की। ऑर्गेनाइज जो किया जाता है ये डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को किया जाता है, यानी कि आज ही के दिन एनुअली ही सेलिब्रेट किया जाता है हमारी इंडिया में। क्लियर है इतना। ये जो सेलिब्रेट किया जाता है किसके द्वारा, ये इनिशिएटिव लाया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। ये जो डे है किस पर्सनैलिटी की बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। किनकी याद में, सेकंड चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, जिनका नाम था बिधन चंद्र रॉय, जिनको बोलते हैं बीसी रॉय। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 और आज ही के दिन 1962 में इनकी डेथ भी हुई थी सेम डेट पे। अगर बात करें तो 1 जुलाई में इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था 1882 में, और 1962 में सेम डेट पे इनकी डेथ हुई। कंप्लीट इन्होंने किया, यानी कि रिटर्न बैक ये आए लंदन से कब, 1911 में। और इसी के साथ इनको इनके द्वारा रिजेक्ट कर दी गई एडमिशन जो मेडिकल कॉलेज की फॉर 30 टाइम्स फॉर बीइंग इन एशियन। और इसके बाद ये जो पॉलिसी जो इनके द्वारा एंटर की गई 1925 में, इनके द्वारा एक पॉलिसी लाई गई। इनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है 1961 में, याद रखिएगा, ठीक है। कन्फर्ड डॉक्टरेट ऑफ साइंस, इनको डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री मिल चुकी है 1944 में। अटेंडेंट टू गांधी जी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट का समय था तब गांधी जी का इन्होंने क्या साथ दिया, 1933 में इनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। क्लियर, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीसी रॉय, जिनको बिधन चंद्र रॉय के नाम से जाना जाता है, इनके नाम पे ही, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ही नेशनल डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है आज। कौन सा, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रहते हैं, ठीक है, इनके द्वारा प्रोफेशनली ये क्या करते हैं, अकाउंटिंग जो चीज़ें रहती हैं, अकाउंट से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं उसको देखते हैं ये, ठीक है। 1 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है किसकी कोमेमोरेट में, फाइंडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इस दिन क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था आज़ादी के 2 साल बाद, यानी कि 1949 में, और संविधान लागू होने से 1 साल पहले, ठीक है। 1949 में हमने संविधान को लागू नहीं किया था, बट अडॉप्ट किया था। कब किया था, 26 नवंबर 1949 में। अब बताइए मेरे को, 26 नवंबर 1949 में कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ओके। साथ में आप लोगों की क्या रिविजन भी हो जाएगी, बताइएगा मेरे को ज़रूर, ठीक है। चलो, जो इंस्टीट्यूट है ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें, ये इंडिया का नेशनल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है और सेकंड बिगेस्ट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की, ये नेशनल प्रोफेशनल अकाउंटिंग है। प्रेसिडेंट जो है इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट निहार निरंजन जेम्बूसेरिया, इनके क्या है, प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट देबाशीष मित्रा इसके वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेबर से रिलेटेड न्यूज़ है, माइग्रेंट लेबरर्स, ठीक है। इनको जो राशन वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है, स्कीम कौन सी है इससे रिलेटेड, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इसके तहत जो अफोर्डेबल और
फेयर प्राइजेस पे राशन दिया जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स को। क्लियर, बिकॉज इनका राइट है खाने पीने का, ठीक है। और साथ ही साथ इनका राइट टू फूड है, और बेसिक जो नीड है, जैसे कि शेल्टर, फूड, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरा पूरा इनका राइट है, इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी चीज़ें बोली गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्ट हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, यानी कि इसका मतलब क्या है? अगर कंट्री एक है तो वन राशन कार्ड सिस्टम भी होना चाहिए। जैसे आप सपोज कर लीजिए, जैसे बिहार से कोई पर्सन है, ठीक है, वो काम करने के लिए JNK या पंजाब में माइग्रेट होके आता है। क्लियर, अगर उसका राशन कार्ड बिहार का बना है, ये नहीं है कि उसको पंजाब में या JNK में उसको उस राशन कार्ड से फूड नहीं मिलेगा, या जो आटा दाल जो रहती हैं चीज़ें वो नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं बोला जा रहा है स्कीम में। स्कीम में क्या है, अगर नेशन एक है तो वन राशन कार्ड सिस्टम भी होना चाहिए, यानी कि वही राशन कार्ड जो है वो पंजाब में भी चलेगा और JNK में भी चल पाएगा। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया वन नेशन और वन राशन कार्ड सिस्टम। रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, जितनी भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज को गाइडलाइन जारी की गई है कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट किया जाए 31 जुलाई 2021 से, ताकि ये स्कीम जो अलाउ करती है माइग्रेंट लेबरर्स जो हैं, या माइग्रेंट लेबरर्स की अगर बात करें कोविड-19 के ड्यूरेशन में, जब लॉकडाउन लगा था पहला, यानी कि 2020 में, तो बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स जो अपने घरों घरों की ओर गए, ठीक है, पैदल गए, रास्ते में उनकी डेथ हो गई, कईयों को फूड तक नहीं मिला, खाना नहीं मिला, ठीक है, भूखे प्यासे जो माइग्रेंट लेबरर्स है वो गए अपने घर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखने को मिली। इसी को ही मद्देनज़र रखते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर बात करें तो कई लोग, कई NGOs भी निकल के आए जिन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूज तौर पे इनकी हेल्प की। ये जो चीज़ें माइग्रेंट लेबरर्स को ये स्कीम के द्वारा जो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये किसके अंडर कवर की गई है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसके अंडर इसको कवर किया जाएगा। याद रखिएगा इसको, ताकि फूड जो है वो फेयर प्राइस शॉप से किसी भी फेयर प्राइस शॉप से अवेलेबल हो। राशन कार्ड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि ये जो राशन कार्ड है ये किसी भी हमारी कंट्री के किसी भी स्टेट में ये एप्लीकेबल रहेगा। एनी फेयर प्राइस शॉप से ही फूड जो हैं वो ले सकते हैं, यानी कि आटा दाल चावल जो सारी चीज़ें रहती हैं। राइट टू फूड जो है ये फंडामेंटल राइट है। क्लियर, किसी हर एक पर्सन का। ये किसके अंडर आता है? आर्टिकल 21। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कहाँ पे फ्रेम किए गए हैं? पार्ट थर्ड में, ठीक है। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स को फ्रेम किया गया है। आर्टिकल 12 टू 35 तक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कवर कर रखे हैं। उसी में ही आर्टिकल 21 जो है जो बात करता है, किसकी बात करता है? ये राइट टू लाइफ की बात करता है, राइट टू फूड। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। राइट टू लिव यानी कि जीने का पूरा अधिकार है विद ह्यूमन डिग्निटी के साथ, इसमें इंक्लूडेड है। राइट टू फूड, खाने का पूरा अधिकार है, और बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, घर, ये सारी चीज़ें। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू, अगर देखें नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो 2017-2018 का इनके द्वारा डाटा जो प्रस्तुत किया गया, अराउंड 38 करोड़ जो वर्कर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी आप बोल सकते हैं जैसे रेडी ठेला वगैरह लगाते हैं, या फिर उनको उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या उस सेक्टर में काम कर रहे हैं, यहाँ उनको जो हेल्थ केयर जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड नहीं है, जैसे पेंशन है वो प्रोवाइड नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे जो इंडस्ट्रीज रहती हैं या कंपनीज बड़ी बड़ी रहती हैं, वहाँ पे अगर जो वर्कर्स काम करते हैं उनको प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 38 करोड़ वर्कर्स हैं। ये किसके द्वारा डाटा प्रस्तुत किया गया है? अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस का ये डाटा है 2017-18 का। अनऑर्गेनाइज जो वर्कर्स हैं डिड नॉट एनी परमानेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनका कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं है। अगर कहीं से निकाल दिया किसी इंडस्ट्री से या किसी जगह पे ऐसे काम कर रहे हैं, फटाफट से उनको निकाल दिया अगर कोई उन्होंने गलती की है, कोई इनका परमानेंट सोर्स नहीं है एम्प्लॉयमेंट का। अगर बात करें तो स्मॉल टाइम वोकेशनल होता है, ऑक्यूपेशन जो रहता है वेरियस प्लेसेस पे वो काफ़ी कम टाइम के लिए रहता है। अगर नेटिव प्लेसेस की बात करें जहाँ पे मतलब यहाँ पे इनका असली घर रहता है, उनके कंपैरिजन में क्रिटिसाइज़ किया जाता है लेबर मिनिस्ट्री को, क्योंकि इनके द्वारा कंप्लीटिंग वर्क जो है, यानी कि
₹45.39 करोड़ नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स पोर्टल जो है, इसके तहत जो डाटा है वो अच्छी तरह से रिलीज़ नहीं किया गया, जो पोर्टल में रजिस्टर करनी होती हैं चीज़ें, आइडेंटिटी जो माइग्रेंट वर्कर्स की रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेंशन की गई हैं। आप इसको आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं इस डाटा को। अगर बात करें तो हंगर से रिलेटेड, यानी कि भूखमरी को मिटाना, इसको ख़त्म करना, भूखमरी को, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी बोलता है। यहाँ पे आप देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ज़ीरो हंगर, ठीक है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। फर्स्ट है नो पॉवर्टी यानी गरीबी को ख़त्म करना, सेकंड है ज़ीरो हंगर, भूखमरी को मिटाना, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, जेंडर इनइक्वालिटीज़ को जो है सोसाइटी में देखने को मिलती है उसको ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें हैं। फाइटिंग हंगर जो है, यानी कि बहुत सारी एनजीओज़ हैं वो निकल के आई, पिक्चर में आई, उनके द्वारा लोगों को फूड प्रोवाइड करवाया गया जो बेघर हो चुके हैं, ठीक है। कहाँ पे, विजयवाड़ा, इस रीजन में। लेबर मिनिस्ट्री जो है इज़ नॉट अलाइव टू कंसर्न माइग्रेंट वर्कर, नॉन एक्शन ऑफ मिनिस्ट्री स्ट्रांगली डिसअप्रूव, ये सारी चीज़ें देखी गई। नेक्स्ट अगर बात करें वन वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम की अगर बात करें तो ये किसके अंडर आती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2016, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, किसके अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का, ये याद रखिएगा प्लीज़, ठीक है। इसके तहत अगर देखें तो अबाउट 81 करोड़ जो पीपल एंटाइटल्ड बाय सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स, यानी कि सब्सिडाइज क्या होता है, छूट देनी, ठीक है, सब्सिडी प्रोवाइड करवानी, 81 करोड़ पीपल को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई। यानी कि फूड ग्रेन कौन से, जैसे राइस हो गया ₹3 पर केजी, वीट जो है ₹2 पर केजी, ग्रेन ₹1 पर केजी, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस पे, तो फेयर प्राइस शॉप से इनको लिया जा सकता है माइग्रेंट वर्कर्स के द्वारा, ठीक है। लॉन्च इसको कब किया गया, अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया। एम क्या है, माइग्रेंट वर्कर्स और उनकी फैमिली मेम्बर्स को सब्सिडाइज राशन प्रोवाइड करना, यानी कि सस्ते दामों पे राशन प्रोवाइड करवाना, एनी फेयर प्राइस शॉप कोई भी कंट्री में हो, ठीक है, वो चाहे कोई भी कंट्री की कोई भी स्टेट में, यानी कि हमारी कंट्री की कोई भी स्टेट में वो काम करने के लिए जाए, उनको फेयर प्राइस शॉप से ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। ये किसके अंडर बोला गया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर। अगर बात करें अभी तक 32 स्टेट्स और यूनिट टेरिटरीज, यानी कि 32 स्टेट्स प्लस यूनिट टेरिटरीज को मिला के 32 स्टेट्स बनी है, ठीक है। तो ज्वाइन इसको किया गया वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को, जो किया गया अबाउट 69 करोड़ बेनिफिशरीज जो हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशरी। 4 स्टेट जो हैं अभी रिसेंटली इनके द्वारा ज्वाइन किया गया स्कीम को, यानी कि असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। ये हेल्प करेगी जो टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, गोल सेकंड, अभी मैंने आपको बताया ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड जो है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये टारगेट अचीव करने के लिए काम करेगी हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड है। ज़ीरो हंगर इंडेक्स की अगर बात करें, हमारे इंडिया का जो रैंक रहा वो 94 रहा 107 कंट्रीज़ में, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है रिलेटेड टू हंगर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। लास्ट टाइम जो देखने को मिला था, पहले जो इसका रैंक था ज़ीरो हंगर इंडेक्स में हमारे इंडिया का 102 था, ठीक है। तो अभी जो है परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए हम लोगों को ही इनिशिएटिव लाने पड़ेंगे, हम लोगों को एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ज़ेन गार्डन कैजान अकेडमी। ज़ेन गार्डन, ज़ेन का मतलब क्या रहता है, जैसे ध्यान लगाना, हमारे इंडिया में इसको बोला जाता है ध्यान लगाना किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे भगवान की जो स्तुति में ध्यान लगाया जाता है उसको जापान में क्या बोलते हैं, ज़ेन बोलते हैं। कैजान अकेडमी अभी हमारे हमारे इंडिया में इनोग्रेट की गई है, कहाँ पे, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन गुजरात में। रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली इसको इनोग्रेट किया गया है, जापानीज ज़ेन जो अकेडमी है हमारी कंट्री में, यानी कि गुजरात में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप की ये बनाई गई है, ठीक है। अगर बात करें, ये ज्वाइंट एंडेवर है, यानी कि ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसका, जापान इंफॉर्मेशन एंड स्टडी सेंटर, इंडो जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन गुजरात का। इससे क्या होगा, इंडिया और जापान के रिलेशनशिप को और मजबूती मिलेगी, और सिटीजन्स भी और करीब, सिटीजन्स जो हैं वो और करीब लाएगी सिटीजन्स को। ज़ेन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, ध्यान लगाना, बट केजान का मीनिंग क्या होता है, इम्प्रूवमेंट। केजान का मीनिंग क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। इसी के साथ इसके इम्प्रूवमेंट की अगर बात करें, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट बोला जाता है इसको, ठीक है। इम्प्रूवमेंट के साथ साथ इसको कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी बोला जाता है, किसी पर्सन में इम्प्रूवमेंट का आना, ठीक है, अगर ध्यान लगा रहे हैं तो, ठीक है।
तो ये जो है स्पोर्टेड किसके द्वारा, यानी कि स्पोर्ट किसके द्वारा किया गया, हाइगो इंटरनेशनल एसोसिएशन जो जापान है उसके द्वारा स्पोर्ट किया गया है। ट्रेडिशनल जापानीज एलिमेंट है ये। रेड ब्रिज जोजी इसमें इंक्लूड की गई, यानी कि लगाई गई है। जोजी इंटीरियर इनमें क्या किया गया है, इन सब चीज़ों का वहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनाया गया है इन सब चीज़ों को मिला के। ग्लोरी ऑफ तोरी 3D आर्ट म्यूरल देखने को मिलेगा। फ्यूज़न चैबू तैरो, ताकि वाटरफॉल यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। बेसिन जो है, किमोनो स्क्रोल, प्रोपोगेट जापान्स वर्क, यानी कि पूरा जो जापानीज वर्क है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंक्रीज होगा ये बिजनेस इंटरेक्शन बिटवीन जापान एंड इंडिया। जैन जो है जापानीज स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज़्म, जापानीज स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज़्म है जैन। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान लगाना। और मेडिटेशन, यानी कि वैल्यू ऑफ मेडिटेशन, यानी कि ध्यान लगाना। इंस्टीट्यूट ऑफ रैदर रिचुअल वर्शिप एंड स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स बोला जाता है। जैन इन जापानीज मेडिएशन इन इंडिया। कैजान जो है ट्रांसलेट करती है चेंज फॉर द बेटर, यानी कि इंप्रूवमेंट, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। कैजान इज अ जापानीज बिजनेस फिलोसफी है, ये फोकस करती है ग्रेजुअली इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी बाय इन्वॉल्विंग ऑल एम्प्लॉयज़ बाय मार्किंग द वर्क एनवायरनमेंट मोर एफिशिएंट। ये आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, गुंडी नेशनल पार्क कहाँ पे है, चेन्नई में है। अब ये क्यों न्यूज़ में है, गुंडी नेशनल पार्क जो है ये प्रोवाइड करवा रहा है नंबर ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज पीपल ऑफ चेन्नई, कहाँ पे, तमिलनाडु। इकोसिस्टम सर्विसेज जो है ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है इकोसिस्टम जो ह्यूमंस के लिए वेलबिंग रहेगा। ये इंडिया का 8th नेशनल स्मॉलेस्ट पार्क है, चेन्नई में जो सिचुएटेड है। वन ऑफ द वेरी फ्यू नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे इनसाइड दी सिटी। 1978 में स्मॉल एरिया था जो पॉपुलर, इसको बोला जाता है गुंडी डियर पार्क, अब डिक्लेयर कर दिया गया है इसको नेशनल पार्क। गुंडी नेशनल पार्क जो है इसको कहाँ से निकाला गया, जो चिल्ड्रंस पार्क था फॉर एक्स सितु कंजर्वेशन के लिए गुंडी नेशनल पार्क को यहाँ से चिल्ड्रन नेशनल पार्क फॉर एक्स सितु से निकाला गया। एक्स सितु का मतलब क्या है, पहले तो इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में आप लोग जान लीजिए, यानी कि रेगुलेट करना एयर क्वालिटी को, क्लाइमेट, वाटर जो रेन ऑफ होता है, इरोजन होता है, सॉइल इरोजन, नेचुरल जो हजार्ड्स आते हैं, पॉलिनेशन। स्पोर्टिंग, यानी कि स्पोर्ट करना है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को, वाटर साइकिलिंग को, सॉइल फॉर्मेशन को, फोटोसिंथेसिस को। प्रोविज़न जो है इसमें फूड, टिबर जो फाइबर जो रहते हैं, बायोमास, फ्यूल, फ्रेश वाटर एंड नेचुरल मेडिसिन। कल्चर जो है इसको क्या करना, जो कल्चरल की चीज़ें रहती हैं जैसे एथिकल वैल्यूज़ हो गया, इन सब चीज़ों को क्या करना, प्रिवेंट करना। रिक्रिएशन और एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को क्या करना, यानी कि एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को रिक्रिएट करना। एक्स सेतु और इन सेतु जो मेथड है इसका मतलब क्या है, एक्स सेतु कंजर्वेशन जो है ये ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे लेबोरेटरी रहती है ना, बायोलॉजिकल जो लेबोरेटरी रहती है, यहाँ पे एनिमल्स जो रहते हैं, जेनेटिकली आप देख सकते हैं इंक्रीज करना है डाइवर्सिटी को, यानी कि जैसे जीन्स रहते हैं, जीन्स बैंक वहाँ पे स्टोर करके रखे होते हैं, और सीड्स जो बैंक रहते हैं वो भी स्टोर जो लैब में रखे होते हैं, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को लैब के थ्रू क्या बढ़ाया जाए, ठीक है। असिस्ट करते हैं ब्रीडिंग एनिमल, सोमैटिक क्लोनिंग, यानी कि नेशनल पार्क से बाहर, यानी आप बोल सकते हैं बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में इसको क्या कर रखा जाता है, क्लियर। मॉनिटरिंग करते हैं मदर एंड फोर्टिस जो रहते हैं और उसका बच्चा जो रहता है, प्रोवाइड करवाते हैं प्रॉपर केयर, जेनेटिक रिकॉर्ड्स जो रहते हैं, प्रिवेंट की जाती है ब्रीडिंग, ठीक है। ये होती है एक्स सेतु कंजर्वेशन। अगर इन सेतु कंजर्वेशन की बात करें तो जैसे टाइगर वगैरह, इनको तो नहीं लैब में रखा जा सकता, इनको मतलब बड़े एरिया में रखा जा सकता है, ठीक है, वहाँ पे कंजर्व किया जा सकता है। जैसे स्पीसीज जो है रिसोर्सेज अडोप्टेड टू स्पीसीज विल कंटिन्यू इवॉल्व की जाती है एनवायरनमेंट। स्पीसीज हैव मोर स्पेस, यानी कि स्पीसीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, बिगर ब्रीडिंग पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो चीपर टू कीप ऑर्गेनिज्म नेचुरल हैबिटेट। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी। एक्स सेतु कंजर्वेशन जो है कंजर्व करता है मेंटेनेंस सैंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, यानी कि जैसे लैब वगैरह रहती है वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। जैसे जीन बैंक्स हो गए, सीड बैंक्स हो गया, जो किसके अंडर आती है, इस मेथड के अंदर अंडर आती है, एक्स सेतु मेथड के अंदर। इन सेतु कंजर्वेशन की अगर बात करें तो नेचुरल हैबिटेट, मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क किसके अंडर आती है, मेथड ऑफ कंजर्वेशन के अंडर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है कालबेलिया, ये क्यों न्यूज़ में अभी देख लेते हैं। कालबेलिया फोक डांस है। अच्छा, फोक डांस और क्लासिकल डांस फॉर्म में डिफरेंस क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा मेरे को, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोक डांसेज एंड क्लासिकल डांस फॉर्म, ओके। और क्लासिकल डांस फॉर्म्स कितने हैं हमारे इंडिया में, ये भी आप लोग मेंशन ज़रूर कीजिएगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। रिसेंटली ही अभी कोविड-19 पैंडेमिक के चलते
चैंडविया ऐप है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है जो स्टूडेंट्स हैं अमंग कालबेलिया डांस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ये अभी कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। एसोसिएटेड है ये राजस्थानी ट्राइब, ठीक है। ये राजस्थान में इसको परफॉर्म किया जाता है राजस्थानी ट्राइब्स के द्वारा, और इसको इंटेंगिबल कल्चर हेरिटेज 2010 में इसको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। ये मोस्ट एसेंशियस फॉर्म है। इनटेंजिबल क्या रहता है, एक रहती है टेंजिबल, मतलब जो छूने लायक चीज़ें होती हैं। इनटेंजिबल होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते। ये वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियस फॉर्म है फोक डांस का इंडिया में। जनरली परफॉर्म किया जाता है इसको जॉयस सेलिब्रेशन, यानी कि खुशी के मौके पे इसको क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। इसको कंसीडर किया जाता है इंटीग्रल पार्ट किसका, कालबेलिया कल्चर का। और ये परफॉर्म किया जाता है ओनली वुमेंस के द्वारा, बट जो मैन रहते हैं ये मतलब बैक साइड क्या करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, ठीक है, म्यूज़िक वगैरह बजाते हैं, और ये जो वुमेंस रहती हैं ये डांस करती हैं। अदर ट्रेडिशनल फोक डांसेस जो है राजस्थान के गैर है, खच्ची, गोड़ी, घूमर और भवाई, ठीक है। अगर बात करें ट्रेडिशनल जो है 13 इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में यूनेस्को लिस्ट में जो हमारे इंडिया की जो चीज़ें देखने को मिलती है ट्रेडिशनल, जैसे जैसे आप बोल सकते हैं ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग 2008 में इसको क्या किया गया, लिस्ट में शामिल किया गया। रामलीला जो है परफॉर्मेंस की जाती है रामायण 2008 में इसको लिस्ट में शामिल किया गया। कुडियात्तम, ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ देख लीजिए। योगा जो है, योगा को 2016 में, और नोरस 2016, कुंभ मेला 2017 में लिस्ट में शामिल किया गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार पढ़ लेनी है, ओके। नेक्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, JNK के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। देखते हैं क्या इनिशिएटिव है। वुमेन से रिलेटेड है। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है JNK के मनोज सिन्हा, इनके द्वारा लॉन्च किया गया हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव लाया गया है यूनियन टेरिटरी JNK में। फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाएगी, यानी कि रिड्यूस, इनका जो इनिशिएटिव है कि रिड्यूस किया जाए जो जेंडर गैप देखने को मिलता है वुमेन्स और मैन एंटरप्रेन्योर्स में। इनकरेज किया जाएगा वुमेन्स को कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, प्रोफेशन जो है उनका उनको आगे लेके चलें। ये हौसला प्रोग्राम के तहत इसको क्या किया गया है, इनिशिएटिव ये लाया गया है JNK यूनियन टेरिटरी के द्वारा। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनको तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। जो म्यूज़िक मतलब जिनको पसंद है, शंकर महादेवन जिनके फेवरेट हैं, ठीक है, उनको तो पता ही होगा। ये मैं न्यूज़ क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि डिकोडिंग शंकर ये क्या थी, बायोग्राफी थी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री थी, जो किसके द्वारा बनाई गई, दीप्ति पिले सिवांस के द्वारा। इन जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई किसके ऊपर, शंकर महादेवन के ऊपर, जो म्यूजिशियन है हमारी इंडिया में बेस्ट म्यूजिशियन है, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स इनके द्वारा गाए गए हैं। रिसेंटली ही इस बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है इसको, डॉक्यूमेंट्री सेक्शन बेस्ट बायोग्राफिकल एट दी टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन फेस्टिवल में इनको बेस्ट प्राइज से नवाजा गया है 2021 का। 52 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो रिलीज़ की गई है a few years ago, life of the prolific musician focusing on the how balancing career singer, मतलब कैसे इन्होंने एज अ सिंगर, म्यूज़िक कंपोजर एंड टीचर के तौर पे इन्होंने अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस किया, ये सारी चीज़ें इनमें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। खुशी की बात है, हमारे इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हमारी जो इंडिया टॉप 10 में आ गई है, 10 रैंक रहा हमारे इंडिया का ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है 2020 का, ये रिलीज़ किसके द्वारा किया गया, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। इंडिया का जो रैंक रहा 10 रहा है, ठीक है। तो बड़ी ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, खुशी की बात है कि हमारी जो इंडिया है टॉप 10 लिस्ट में आ गई है रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी के मामले में। अगर बात करें साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020, ये 4th एडिशन है, यानी कि एनुअल इंडेक्स रैंक जो है 194 कंट्रीज़ में से हमारे इंडिया का रैंक 10 आया है। बेसिस जो परफॉर्मेंस, यानी कि 5 पैरामीटर को मद्देनज़र रखते हुए ये इंडेक्स को रेडी किया गया है। वो है लीगल मेज़र, टेक्निकल मेज़र जो है, ऑर्गेनाइजेशनल मेज़र कैसे हैं, कैपेसिटी डेवलपमेंट कैसे, और कॉर्पोरेशन। इन 5 पैरामीटर्स के थ्रू इसको इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया है। टॉप किसके द्वारा किया गया, US के द्वारा टॉप किया गया है। सेकेंड जो पोजीशन रही है UK एंड सऊदी अरबिया, यानी कि टाई हुआ इन दोनों के बीच में। एसिटोनिया जो है वो 3rd रैंक में रहा है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की अगर बात करें, ये यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबल स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये क्या करती है, मैटर्स को देखती है रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड।
पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। हेडक्वार्टर इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फाउंड इसको कब किया गया? 1865 में 17 मई को किया गया। बस आप ईयर याद रखिएगा, ठीक है। हेड जो है इसके होइलिन जाओ इसके हेड है। फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पुरानी है ये, ठीक है। ब्रिटिशर जब रूल था हमारी कंट्री में तब की है ये, ठीक है, यानी कि बाबा आदम के ज़माने की है। ओके, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेटेड और डिफरेंस क्या है फोक डांस और क्लासिकल डांस फॉर्म में, आप वो भी मेंशन कीजिएगा। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और डिस्क्राइब नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद।